हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों डेली हम देखते हैं वीडियो की शुरुआत में कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो आप खुद के साथ सहन कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग की लाइफ में, हम लोग दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। तो भला ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जैसा अपने आसपास का एनवायरनमेंट बनाओगे आपको वही देखने को मिलेगा और आप वही सहोगे भी। ओके, तो आप कोशिश करो कि आप अपने साइड से अच्छा माहौल बनाओ, अच्छा बिहेवियर प्रकट करो ताकि आपसे इंस्पायर होकर के आपके आसपास की सोसाइटी अच्छी बने और लोग आपको देख के मोटिवेट हो और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अच्छा बनना है और आप अच्छा बन जाओगे तो आपके आसपास की सोसाइटी भी आपको देख करके अच्छी बनेगी। ओके, तो आप खुद को इंस्पायर करने के साथ साथ समाज को भी इंस्पायर करना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं डेली का चैलेंज दोस्तों। तो चैलेंज यही है कि आपको सिंपली 5 टास्क से डेली फॉलो करना है, सिर्फ 5। ओके, मिनिमम 21 डेज तक आप इसको अच्छे से फॉलो करिए। आपका इतना अच्छा रूटीन बन जाएगा कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल में आ जाओगे, फिर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आसानी से। इसके लिए आपको ये फॉलो करना है और खुद को ईमानदारी से 5 में से नंबर देना है। जो भी नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। ओके, इसको फॉलो करने में कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं CAG कैग नियुक्त किया गया है। यानी कि हमारे देश के कैग कौन बने हैं ये बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं डी संजय मूर्ति जी। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों जो संजय मूर्ति जी थे पहले क्या थे, ये शिक्षा मंत्रालय के सचिव थे और अब बने हैं क्या, कैग बने हैं। दोस्तों ये 1989 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और ये किनका स्थान ले रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। और ये जो मुर्मू जी थे ये जो जम्मू कश्मीर बना था UT, इसके सबसे पहले क्या थे, उप राज्यपाल थे। कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये जब CAG बने थे उससे पहले की बात हो रही है, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। तो जो भी पहला होता है वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने थे और प्रेजेंट टाइम में ये कैग थे और अब ये वहाँ से रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों ये जो कैग होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो कैग हैं भारत सरकार के अकाउंट्स की जांच करते हैं। ओके, जांच करता है कैग भारत सरकार के अकाउंट का। और संविधान में इसका क्या प्रावधान है, संविधान का जो अनुच्छेद 149 से 151 का जो है वो कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख करता है। और जो कैग है इसका मतलब किसमें उल्लेख है, कौन से भाग में, तो ये भाग 5 में है। और दोस्तों कैग का जो पावर होता है, जो कर्तव्य होता है वो तय करता है संसद। तो सब दोस्तों एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस से किसके बीच में है कैग के बारे में, तो अनुच्छेद 149 से 151। यदि ये पूछेगा कि कौन से भाग में है कैग के बारे में तो भाग 5 में। और यदि ये पूछे कि कैग का कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर कुछ भी दे दे, तो ध्यान देना है संसद तय करता है कैग का कर्तव्य और शक्ति। ओके, तो ये है दोस्तों जिनकी फोटो है, नाम इनका संजय मूर्ति जी, ये बने हैं भारत के कैग। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है 56वें नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व कौन बना है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये बना है बी, क्या नाम है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यानी कि ये जो 2 टाइगर रिजर्व हैं इनको मिला करके बनाया गया है 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है गुरु घासीदास का। तो ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ओके, और ये दोस्तों किससे किससे संबंध है, हर जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसी न किसी नेशनल पार्क से टच होते हैं। ओके, तो इसके बारे में देख लीजिए कि ये दोस्तों संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो कि MP में है, और पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व के बारे में आप देख रहे हो और उसका राज्य देख रहे हो, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे ये सटा हुआ है। ओके, और बात हो रहा है कि ये बना है 56वें नंबर का। तो देखिए कि भारत में
तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इसी के साथ ये बन गया है। देखिए तीसरा ये है गुरु घासीदास। और इससे पहले यानी कि पहले नंबर पे कौन है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद जो दूसरा है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो है मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है। और अब ये बन गया है छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, और इसी के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती, और ये जो अभी हाल ही में बना है ये, यानी कि अब छत्तीसगढ़ में टोटल 4 हो गए हैं टाइगर रिजर्व। ओके, आगे देखिए इसके बारे में। भारत में सबसे पहला और पुराना टाइगर रिजर्व कौन बना था, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व भारत का है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ का है ये? उत्तराखंड का है, नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था ये बना था दोस्तों 1936 में। ओके, और इसी के साथ साथ सिर्फ भारत का ही नहीं, ये एशिया का पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि वो भारत का है लेकिन वो स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो उसका नाम है ए, क्या है? GSAT-20। ओके, इसका नाम है GSAT-20। देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों। स्पेस एक्स ने इसरो के GSAT-N2 जिसको हम लोग GSAT-20 भी कह रहे हैं उसको ये लॉन्च कर दिया है। इसका नाम GSAT-N2 भी है और GSAT-20 भी है, आप कुछ भी देख सकते हैं एग्जाम में आपके। ओके, तो बात हो रहा है GSAT-20 का। तो ये दोस्तों फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कहाँ से हुआ है? फ्लोरिडा से। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत का उपग्रह GSAT-20 कहाँ से लॉन्च किया गया है। उसमें आप देखोगे जब पूछेगा भारत का है तो आपको लगेगा कि भारत से लॉन्च हुआ है, लेकिन नहीं, ये फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ है। आपको ये ध्यान देना है। ओके, फ्लोरिडा कहाँ पे है? ये दोस्तों USA में है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? फ्लोरिडा से। और ये दोस्तों 4700 किलोग्राम वजनी और 14 साल के लिए ये मिशन तैयार किया गया है, जो कि ये क्या करेगा? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ये आगे बढ़ाएगा, उसमें ये महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों इसका और क्वालिटी क्या है कि ये जो भारत का संचार सेवा है उसको बेहतर बनाएगा और 48 Gbps डेटा का ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करेगा। कौन? GSAT-20। ओके, आगे देखिए इसका यहाँ पे फोटो है जिसकी बात हो रही है और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स इस्तेमाल किया है इसको भेजने में, और यह पहली बार है जब इसरो ने स्पेस एक्स के साथ काम किया है। स्पेस एक्स दोस्तों प्राइवेट एक तरह से कंपनी है। कहाँ की? USA की। इसके मालिक आपको पता ही होगा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलन मस्क। ओके, उन्हीं की कंपनी है ये स्पेस एक्स, जो अब पहली बार काम कर रही है साथ में भारत के इसरो के साथ। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? यानी कि किस देश में पहली बार एक नया संविधान बनके तैयार होने जा रहा है, तो ये बताना है दोस्तों। सामने ऑप्शन है, तो ये तैयार हो रहा है बी, गैबोन में। कहाँ पे? गैबोन में पहली बार एक नया संविधान बनके तैयार हो रहा है। क्या है इसके बारे में डिटेल में देखिए। यहाँ पे जो गैबोन है ये ऐतिहासिक जनमत संग्रह करा करके इसमें जो 91% लोग वोट दिए हैं वो संविधान बनाने के पक्ष में रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ है, आम लोगों से वोटिंग करवाई गई है कि क्या आप लोग संविधान चाहते हो, तो उसमें से 91% लोगों ने कहा है कि हाँ हम संविधान चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि 55 वर्ष से वहाँ पे क्या चल रहा था? वंशानुगत शासन चल रहा था। तो उसको अब समाप्त करके अब संविधान का शासन वहाँ पे चलाया जाएगा। यहीं पे बात हो रही है गैबोन की। और दोस्तों ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जो अगस्त 2023 था वहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ और एक सत्तारूढ़ पार्टी आई, सैन्य जुंटा, जो ये जनमत संग्रह करवा रही है, जिसमें 91% लोगों ने बोला है कि अब हमें ये जो वंशानुगत शासन है ये नहीं चाहिए, हमें संविधान का शासन चाहिए। इसकी बात हो रही है गैबोन की। कहाँ का है ये देश? अफ्रीका का देश है। तो इसकी राजधानी क्या है? ये है लिब्रेविल। ओके, और इसकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक। तो राजधानी और मुद्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश अभी चर्चा में है, पहली बार यहाँ पे संविधान बनने जा रहा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? आपको यहाँ पे ध्यान देना है किसकी बात हो रही है।
14वें नंबर की सीनियर की बात हो रही है, आपको सीनियर, जूनियर, महिला, इन सब पे ध्यान देना है एग्जाम में। बहुत ही माइनर गलती आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। ओके, तो बताना है कि 14वें नंबर की जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ 2024 का, इसके विजेता कौन बना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो कौन बना है इसमें, सी उड़ीसा बना है सीनियर में। ओके, आगे इसके डिटेल में देखिए क्या बात हो रहा है दोस्तों। उड़ीसा ने शनिवार को हरियाणा को हराया है 5-1 से। कहाँ पे, चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में। और इसी के साथ ये सीनियर पुरुष हॉकी टीम जीतने वाला खिताब अपने नाम कर लिया है। ओके, और ये दोस्तों इस प्रतियोगिता में जो ये सीनियर पुरुष का जो था, इसमें दूसरे नंबर पे तो कौन रहा है, यहाँ पे किसको हराया है, हरियाणा को, और जीता है उड़ीसा। तो तीसरे नंबर पे यूपी और मणिपुर संयुक्त रूप से तीसरे पे रहे हैं। ओके, अब हमने देख लिया किसका, सीनियर पुरुष का। अब यहाँ पे देखिए बात हो रहा है किसका, ये देखिए सीनियर महिला का। हमने अभी पुरुष का देखा है, यहाँ पे महिला का हो रहा है। तो महिला में कौन जीता है, हरियाणा जीता है। किसको हरा करके, महाराष्ट्र को हरा करके। ओके, ये कहाँ पे हुआ था, ये दोस्तों 23 मार्च की बात हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है, लेकिन 2024 की बात है तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ पे हुआ ये, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, कहाँ पे, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बेसिक आंसर देखना है कि जो पुरुष का हुआ है कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है चेन्नई में, जिसमें उड़ीसा विजयी रहा है हरियाणा को हरा करके। और वहीं जब आप महिला की बात करोगे तो ये कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पे हरियाणा विजयी रहा है महाराष्ट्र को हरा करके। बेसिक सा यही अंतर आपको ध्यान देना है। और इसके बाद ये तो हो गया सीनियर लोगों का। और यहाँ पे देखिए जो 14वीं जो जूनियर लोगों का था पुरुष में, इसमें कौन जीता है, पंजाब। किसको हरा करके, यूपी को हरा करके। और ये कहाँ पे हुआ है, पंजाब के जालंधर में स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में, यानी कि ये पंजाब में हुआ है। तो ये सब बेसिक सा अंतर है। आप इसको 1-2 बार देखिए और कहीं शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बताया हूँ वही आप कहीं नोट कर लीजिए, फिर आपके एग्जाम में कभी भी कोई गलती नहीं होगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आगे एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो जितना आयोजन हो रहा है हॉकी से रिलेटेड, कौन करवा रहा है ये दोस्तों इसका आयोजक है हॉकी इंडिया। ओके, ये क्या करता है, भारत में पुरुष और महिला हॉकी का एकमात्र मान्यता प्राप्त क्या है, शासी निकाय है जो ये आयोजन करवाता है। ओके, इसका स्थापना हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिलीप तिर्की जी। कौन है, दिलीप तिर्की जी। और ये लोगो है हॉकी इंडिया का। तो हॉकी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के देखते हैं कि ये कब बना था हमारे देश का राष्ट्रीय खेल, 1928 में। और तब से लेकर के 1956 के बीच में ये जो भारत का हॉकी टीम है लगातार 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीतना। 1928 से 1956 की बात हो रही है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये तो हमने सब देख लिया भारत का। अब यहाँ पे बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1924 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और यहाँ पे बात हो रहा है इंडिया लेवल पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में किसने ब्लिट्ज खिताब जीता है। यानी कि जो टाटा स्टील के द्वारा ये जो शतरंज में ब्लिट्ज प्रतियोगिता होती है, इसको कौन जीता है इस बार 2024 में। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीता गया है किसके द्वारा, मैग्नस कार्लसन के द्वारा। कौन जीता है, मैग्नस कार्लसन। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देखिए। यहाँ पे ये इनकी बात हो रही है, यहाँ पे इनकी फ़ोटो है। ओके, ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, नाम है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने जीता है ये। ओके, ये प्रतियोगिता कहाँ पे हो रही थी, कोलकाता में, यानी कि भारत में हो रही थी, जिसमें ये 33 वर्षीय कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये नॉर्वेजियन के ये शतरंज खिलाड़ी हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखना है कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और किस देश के हैं, ये नॉर्वेजियन है। ओके, और अब देखिए इस टूर्नामेंट में ये तो रहे पहले पे, और दूसरे पे कौन रहे हैं, तो वो है वेस्ले सो। और ये जो तीसरा, चौथा, 5वां स्थान है, ये हमारे भारतीय खिलाड़ियों का रहा है। इस बार भारतीय का जो भी मतलब खिलाड़ी रहा है भारत के, उनका प्रदर्शन बहुत ही डाउन रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद वाली थोड़ी सी बात है। तीसरे पर रहे हैं भारत के अर्जुन एरिगैसी, चौथे पर रहे हैं आर प्रज्ञानंद, और 5वें पर रहे हैं विदित गुजराती। ये लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं, बट ठीक है, गेम में ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई बात नहीं, हमें इनका हौसला बढ़ाना है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया पुरुषों की बात। अब महिलाओं की बात करते हैं।
महिला विजेता कौन बनी है, तो ये बनी है कैटरीना लैंगनो। कौन बनी है, कैटरीना लैंगनो। कहाँ की है ये, रूस की हैं, जिन्होंने महिला ब्लिट्ज का खिताब हासिल किया है। ओके, तो ये नाम याद रखना है, ये भी शतरंज की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं, रूस की हैं। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया है। यानी कि आंध्रा का जो महिला क्रिकेट टीम है, इसका मेंटर किसे बनाया गया है, आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो किसे बनाया गया है, ए मिताली राज को बनाया गया है। ओके, मिताली राज आपको पता है कौन है ये, आगे देखिए इनके बारे में। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट के कप्तान कौन है, मिताली राज। यानी कि ये जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम रही है, इसकी पूर्व में क्या रही है, कप्तान रही हैं, और अब इन्हें बनाया गया है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर। ओके दोस्तों, इन्होंने 2022 में संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और ये फोटो है मिताली राज की। ओके, इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल में कि ये जो मिताली राज हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2001 में आयरलैंड के खिलाफ, और अपने शुरुआती मैच में ही, पहले मैच में ही शतक लगाने वाली ये एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। यानी कि डेब्यू मैच में ही शतक। ओके, और इसी के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में ये दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला भी हैं। और इनके मतलब इनके नाम के आगे ना और भी रिकॉर्ड ऐसे ही आप देख सकते हो। ओके, आप इनके बारे में पढ़ना डिटेल से गूगल करके, वहाँ पे इनके बारे में ऐसे ऐसे और भी रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ये पहली बार ब्रेक किया है हर चीज़ में। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। आप इनके बारे में, मिताली राज के बारे में एक बार सर्च करिएगा। जितने भी महिला को लेकर के क्रिकेट में रिकॉर्ड हैं, ये सब इनके नाम है। ओके, एक दो को छोड़ करके। तो कौन है ये, भारत की मिताली राज। दोस्तों ये भारत के राजस्थान की रहने वाली हैं, लेकिन हमें राज्य नहीं देखना है, ये भारत को प्रेजेंट करती हैं, तो ये एक भारतीय हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि जो 2024 का होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जूरी कौन बने हैं। ओके, तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं डी आशुतोष गोवारिकर जी। कौन बने हैं, आशुतोष गोवारिकर जी। आगे देखिए इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों ये इनकी फ़ोटो है आशुतोष गोवारिकर जी का। और दोस्तों ये जो गोवा में होगा 2024 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें ये बने हैं क्या, जूरी बने हैं। ओके दोस्तों, ये क्या है, फिल्म निर्माता यानी कि डायरेक्टर हैं। और दोस्तों इन्होंने बहुत ही फेमस मूवी, कौन सा, जोधा अकबर, लगान और स्वदेश, इस जैसी फिल्मों को ये बनाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ही फेमस है। और ये देखिए, यह महोत्सव जो होगा गोवा में 20 से शुरू होगा और 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा, जहाँ पे ये अध्यक्ष बने हैं। नाम है इनका क्या, आशुतोष गोवारिकर जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं हम लोग GLDF, प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। किसकी बात हो रही है, ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का। तो बताना है कि मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। सामने ऑप्शन दोस्तों, तो इसकी मेजबानी करेगा अपना प्यारा भारत। कौन करेगा, भारत। ये क्या है, इसका काम क्या है, देखिए आगे। दोस्तों ये जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वाडा, के सहयोग से भारत जो है 19 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में ये जो GLDF प्रबंधन है, इसका प्रशिक्षण का मेजबानी करेगा। ओके दोस्तों, ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि हमें डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना है और देश के बीच, यानी कि जो भी देश गेम में भाग लेते हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है और वैश्विक खेल अखंडता ढांचे को मजबूत करना है। और इस कार्यक्रम में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो मालदीव, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, किर्गिस्तान और लाओस सहित 10 से अधिक देश यहाँ पे, मतलब जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, भाग ले रहे हैं। और दोस्तों बात हो रहा है डोपिंग का, तो ये डोपिंग होता क्या है। डोपिंग का अर्थ है कि किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल क्षमता को बढ़ाती हो तथा जो प्रतिबंधित हो। यानी कि आप देखते होंगे ना कि जो इंजेक्शन वगैरह लगा करके गेम में उतर जाते हैं लोग, तो उसी को रोकने के लिए ये बना हुआ है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा। ओके, आगे देखिए इसके बारे में और डिटेल।
ये जो दोस्तों विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है जिसे हम लोग वाडा बोल रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो ड्रग्स होते हैं उसके बढ़ते चलन को रोकना है। ओके, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये दोस्तों 10 नवंबर 1999 को बना था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में, वहाँ पे ये स्थापना किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कनाडा में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। ये है इसका हेडक्वार्टर। ओके, डोपिंग दोस्तों यही पे बात हो रही है ना कि कोई सिरिंज ले लेता है, दवा खा लेता है, उसके बाद कुश्ती लड़ने जाता है या फिर कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है जो कि फुल्ली इलीगल है। इसी को यहाँ पे रोकता है ये विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? किस समिट की बात हो रही है? ग्लोबल फ्रेट की। ओके, तो बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है। ये सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है कहाँ पे? दुबई में। सी, कहाँ पे शुरू हुआ है? दुबई में। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का। देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों, ये जो ग्लोबल फ्रेट समिट है 2024 का, आज दुबई में शुरू हुआ है। 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से ये इसका तीसरा संस्करण है। यानी कि ये जो ग्लोबल फ्रेट समिट है ये कब शुरू हुआ था? 2022 में, और अब इसका ये तीसरा संस्करण है जो कि कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? डीपी वर्ल्ड के द्वारा। ओके दोस्तों, इसमें 155 देशों के लगभग 5000 से अधिक उद्योग जगत के नेता शामिल होंगे, भाग लेंगे। और इस पे चर्चा का मुख्य फोकस क्या रहेगा कि हमें तकनीकी परिवर्तन में संभावित चुनौतियों का समाधान करना है और व्यवहारिक डिजिटल समाधान का कार्यान्वयन करना है। ये फोकस रहेगा इस चर्चा में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है दुबई का, जहाँ पे ये हो रहा है। तो दुबई किसकी राजधानी है? ये यूएई की राजधानी है। किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई। और यूएई की मुद्रा क्या है? तो वो है यूएई दिरहम। ओके, हमने आपको कल ही बताया था कि ये जो यूएई है ये 7 शहरों को मिला करके बनाया गया है। कितने? 7 शहरों को। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप आज से शुरू कर दो। मंडे से लेकर के सैटरडे यानी कि सोमवार से शनिवार तक आप जितना पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। लेकिन जो संडे का दिन है आप इसको फुल्ली संडे रिवीजन का रख दो। ओके, यानी कि आपने जो मंडे से सैटरडे तक पढ़ाई किया है उसे पूरा संडे को दिन क्या करो? रिवीजन करो। और रिवीजन करने के साथ साथ आप एक A4 का शीट का पेपर ले लो और जो आप पढ़ रहे हो उसको 1 से 2 लाइन में लिखने की कोशिश करो, ताकि आपके एग्जाम तक आते आते आपके पास एक शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाए जिसमें आपने रिवीजन कर करके चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जो आप अच्छे से पढ़ करके कम टाइम में समझ सकते हो। तो रिवीजन भी आप डेली करना स्टार्ट कर दो। डेली मतलब हर संडे को। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ते बहुत हैं बट पीछे से भूलते भी जाते हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट करिए दोस्तों, ये आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो दोस्तों ये पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो आप एक कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।